तो जैसा मैंने कहा कि होली जो है वो हास परिहास का परिहास कम हास विनोद का ज़्यादा त्योहार है। तो मैंने आपको अपनी कुछ कविताएं जिन्होंने सुनी हैं पिछली बार आते हुए, उनमें आपने नोट किया होगा कि हास और विनोद का जो विषय है वो मेरी कविताओं से थोड़ा अछूता ही रहता है। तो ये जो कविता है ये एक्चुअली आज से करीब 28 साल पहले की लिखी हुई कविता है। और मुझे ये ऐसा याद नहीं है कि मैंने इस तरह की कविता उसके बाद कभी लिखी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई हास विनोद वाली घटनाएं नहीं हो रही हैं। मेरी शादी एक्चुअली, मैं उधर भी पॉइंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी शादी इस वाली कविता को लिखने के 10 साल बाद हुई है एक्चुअली। वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं तो ऐसा तो मैं डिस्क्लेमर नहीं डालूंगा। पर ये कविता मैंने सन 1999 या 98 में लिखी थी कभी, तो बहुत पुरानी कविता आपके सामने रखता हूँ। और इसमें जिस तरह की तुकबंदी हुई है, एक्चुअली मैं कल एक बहुत अच्छी पॉडकास्ट सुन रहा था जो कि हिंदी साहित्य का जो हिस्ट्री रही है, कैसे उसका विकास हुआ सन 1000 से लेकर 1800 1900 1950 तक। उसके बारे में वो एक पॉडकास्ट थी जिसमें वो मैथिली शरण गुप्त के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें राष्ट्र कवि माना जाता है, जिनकी हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा उनका मुकाम है बेसिकली। वो उनके बारे में वो पॉडकास्ट में जो प्रेजेंटर थे वो ये बोल रहे थे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैथिली शरण गुप्त का कैसे लाइक जैसे उन्होंने लिखना शुरू किया तो जो शुरुआती तौर पे वो जो लिखते थे, उसके बाद बाद में उनका साहित्य कैसे और परिपक्व हुआ, राइट। तो उनकी कोई एक कविता है जो बहुत कालजयी कविता है, बड़ी मानी हुई कविता है, पर अकॉर्डिंग टू ये जो एनालिस्ट थे उनके हिसाब से ये था कि ये उनकी फिर भी साहित्यिक दृष्टिकोण से देखी जाए तो हल्की कविता थी। तो वो ये कह रहे थे कि उन्होंने तुलना कुछ इस तरीके की दी कि सुबह रोज नहाना अच्छी बात है और नाश्ते में अंगूर खाना भी अच्छी बात है, समथिंग लाइक दैट, राइट। कि तुकबंदी देखा जाए तो तुकबंदी वो है, उस टाइप की तुकबंदी है, राइट। तो मेरे को लगा कि यार ये मैथिली मैथिली शरण गुप्त की इतनी बड़ी कविता को की तुलना ऐसी तुकबंदी से कर रहे हैं, तो हमारी तो सारी कविताएं ही तुकबंदी पे बेस्ड है उसी तरह के, ठीक, राइट। सो नॉट टू बेसिकली उसको बिलिटल करने की तो बात नहीं है, पर ये कविता आरंभिक दिनों की वही तुकबंदी से इंस्पायर्ड कविता है बेसिकली। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छी लिखने लग गया हूँ, पर नंदलेस या। तो कविता का टाइटल है कविता का शौक। तो उल्टे सीधे अक्षरों को जोड़कर बनाया एक गीत, उल्टे सीधे अक्षरों को जोड़कर बनाया एक गीत, स्वयं भी ना समझ पाए पर कह गए खुद को कवि। उल्टे सीधे अक्षरों को जोड़कर बनाया एक गीत, स्वयं भी ना समझ पाए पर कह गए खुद को कवि। लाइनों के जोड़ को हम कवि कह रहे थे कविता, लाइनों के जोड़ को हम कह रहे थे कविता, ये ना सोचा हमने कि श्रोताओं का क्या होगा। पकड़ लिए दो चार कहीं से, पकड़ लिए दो चार कहीं से, लगे सुनाने अपना हाल, सुनने वालों की ना पूछिए हालत सबकी खस्ता हाल। हाथ पैर चक्कर पे चक्कर, हाथ पैर नीचे ऊपर, आर पार चक्कर पे चक्कर, तो ये वही वाली तुकबंदी है बेसिकली, राइट। हाथ पैर नीचे ऊपर, आर पार चक्कर पे चक्कर, ऐसी थी अपनी तुकबंदी। और बटोरा हुआ था हमने जिनको, जैसे आज आप बटोर लिए गए हैं इस महफिल में, बटोरा हुआ था हमने जिनको, वो सब थे अब अपने बंदी। आप चाय के मजे लीजिए, राइट। इतने में एक श्रोता बोला, इतने में एक श्रोता बोला, ये कहकर हमारा ध्यान तोड़ा कि क्या इसे ही कविता कहते हैं। हम शर्माए, थोड़ा सकुचाए, हम बोले श्रीमान साहित्य का कुछ तो कीजिए लिहाज, हम बोले श्रीमान साहित्य का कुछ तो कीजिए लिहाज। और इससे पहले कि जोड़ पाते कुछ और भी अल्फाज, एक और कविताओं के शौकीन एक और साहब हमसे बोले, कविताओं के शौकीन एक और साहब हमसे बोले, हम पर उन्होंने अपने दिल के सब राज सारे खोले, हम पर उन्होंने अपने दिल के सारे राज खोले। बोले राम दुहाई ऐसी कविताओं से तो भगवान बचाए भाई, राम दुहाई ऐसी कविताओं से तो भगवान बचाए भाई। जाने पिछले जन्म में किए थे हमने कैसे पाप, जो आज हो गई हमारी आपसे मुलाकात। हमने कहा अरे आप तो फिजूल में घबराते हैं, हमने कहा आप तो फिजूल में घबराते हैं, चलिए हम आपको अपनी नई रचना सुनाते हैं। श्रोता तो पहले से ही हो गए थे बोर,
श्रोता तो पहले से ही हो गए थे बोर, और अब तो टूट गई उनके सब्र की डोर। श्रोता तो पहले से ही हो गए थे बोर, और अब तो टूट गई उनके सब्र की डोर। फिर तो मिलकर उन्होंने ऐसी की धुनाई, फिर तो मिलकर उन्होंने ऐसी की धुनाई, कि उनके दिल की थी जो हालत वो हमारे चेहरे पे उतर आई। मोटर की रफ्तार से हम घर की ओर भागे, मोटर की रफ्तार से हम घर की ओर भागे, तन कुर्ते की जगह तन पर बचे थे कच्चे धागे। अच्छा, हर घर में जिसमें भी पालतू कुत्ते होते हैं उनका नाम होता है शेरू। तो ऐसा ही एक कुत्ता हमारे घर में भी था, जिसका नाम था शेरू। तो शेरू हमको देखकर बड़ी जोर से भौंका, शेरू हमको देखकर बड़ी जोर से भौंका। पिताजी ने हमारे हमको बड़ी तीक्ष्ण नज़रों से देखा, पर फिर अगले ही पल उनकी आंखों में करुणा भर आई, पर फिर अगले ही पल उनकी आंखों में करुणा भर आई। जोर से बोले, अरे ओ लल्ला की माई, जरा बाहर तो आओ, इस बेचारे बालक को कुछ भोजन तो कराओ। सुन के तो सुन के तो हमारा माथा ही ठनक गया, सुन के तो हमारा माथा ही ठनक गया, शब्दों का पिटारा गले में ही अटक गया। लेकिन इससे पहले कि कुछ बोल पाते माँ आ गई, इससे पहले कि कुछ बोल पाते माँ आ गई। और उन्होंने भी, और ये कहकर उन्होंने भी अपनी फॉर्मेलिटी निभाई कि अरे बेटा कीड़े पड़े उनको जिसने है तुम्हारी ये हालत बनाई। कुछ बोल पाते इससे पहले ही माँ आ गई। उन्होंने हमारे हाथ में एक बासी रोटी थमाई, ये इंपॉर्टेंट डिटेल में बोलना भूल गया था कि उन्होंने हमारे हाथ में एक बासी रोटी थमाई, और ये कहकर उन्होंने भी अपनी फॉर्मेलिटी निभाई कि अरे बेटा कीड़े पड़े उन्हें जिन्होंने है तुम्हारी ये हालत बनाई। हम भी रोटी का निवाला तोड़ते हुए बड़े फिलोसफिकल अंदाज में बोले कि ये तो सब कविता की कृपा है माई। हम भी बड़े फिलोसफिकल अंदाज में बोले कि ये तो सब कविता की कृपा है माई। बस बस यहीं हमसे गलती हो गई कि हमने कविता का नाम ले डाला, और इस पर हमारे पिताजी ने हमको एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला। बोले बेटा इस दुनिया का किया है दो ही चीज़ों ने सर्वनाश, बोले बेटा इस दुनिया का किया है दो ही चीज़ों ने सर्वनाश, पहला तो लड़की का चक्कर और दूसरी शराब। तो बोले बेटा इस दुनिया का किया है दो ही चीज़ों ने सर्वनाश, पहला तो लड़की का चक्कर और दूसरी शराब। हमने सोचा आज तो किस्मत ही है खराब, ऊपर वाला ना जाने ले रहा है किस चीज़ का हिसाब, किस जन्म का हिसाब। शारीरिक तौर पर तो बज ही चुके थे अपने बैंड बाजे, अब दिए जा रहे थे मानसिक तौर पर भी जख्म ताजे ताजे। पिताजी निकालना चाहते थे अपने मन की कुछ और भी भड़ास, पिताजी निकालना चाहते थे अपने मन की कुछ और भी भड़ास, सम्मिलित करना चाहते थे अपने लेक्चर में कुछ और भी खास। पिताजी निकालना चाहते थे अपने मन की कुछ और भी भड़ास, सम्मिलित करना चाहते थे अपने लेक्चर में कुछ और भी खास। पर मैंने उन्हें टोक कर कहा, पिताजी अब थोड़ा तो थम जाइए, अपने इस लल्ला पर जरा तो तरस खाइए। सुन के हमारी आवाज़, सुन के हमारी आवाज़ और हज़ारों एंगलों से मुझको देखने के बाद उन्होंने मेरी कटी पिटी शक्ल पहचानी। हज़ारों सुन के हमारी आवाज़ और हज़ारों एंगलों से देखने के बाद उन्होंने हमारी कटी पिटी शक्ल पहचानी। और फिर जब सुनाई मैंने उनको अपनी करुण कहानी, तो अम्मा बापू की आंखें भर आईं। जब मैंने सुनाई उनको अपनी करुण कहानी, तो अम्मा बापू की आंखें भर आईं। और सुन के मेरा हाल, सुन के हमारा हाल, पिताजी ने हमको एक कसम ये दिलाई। उसी क्षण सुन के मेरा हाल पिताजी ने मुझको एक कसम ये दिलाई कि बेटा आज के बाद ना लेना कभी कविता का नाम। और मैंने भी उनको करके साष्टांग प्रणाम। उसी क्षण ये भीष्म प्रतिज्ञा ली कि दिल में उठती हर भावना, हर रचना, हर कविता का गला घोंट डालेंगे, कुछ भी कर लेंगे यार मेरे, पर कविता लिखने या सुनाने का शौक़ नहीं पालेंगे। कुछ भी कर लेंगे यार मेरे, पर कविता लिखने या सुनाने का शौक़ नहीं पालेंगे। थैंक यू।